name is Shiladitya Bose and this is my wife, Sergeant Leader Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. He came out, started abusing me in Kannada. Comes in front of our car, parks his bike, and thereafter, wearing a helmet, keys in his hand, comes in front of our car and starts saying, "You DRDO people," and something in Kannada. So my wife was driving, so he saw that and came towards my side. And then started arguing, and suddenly, all of a sudden, he punched me with his key. I didn't realize what had happened. I tried to open the door and come outside. I threw him away. And thereafter, just to exit from that area, I rushed to the. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा है, ये भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के अधिकारी हैं, आदित्य बोस, विंग कमांडर, और इनकी पत्नी भी एयरफोर्स में है, स्क्वाड्रन लीडर मधुलिता। इन दोनों पति पत्नी के साथ, जो कि एयरफोर्स के वर्तमान में कार्यरत ऑन ड्यूटी पर हैं, और इनके साथ बंगलुरु कर्नाटक में मारपीट हो जाती है। मारपीट होने के बाद पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है। और दुर्भाग्य देखो देश का कि जो बंदे मारपीट कर रहे थे, उसके बाद में ये अधिकारी जब बाहर निकले हैं और वहां खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि भाई हम सेना के अधिकारी हैं और आप लोगों को, इन लोगों को कुछ कहना चाहिए, बल्कि आप इनका सपोर्ट ले रहे हैं। मतलब बाकी लोगों ने भी अधिकारियों, उन मियां बीबी को ही गालियां दी। आज हमारा देश किस ओर जा रहा है? एक जमाना था, हमारा एक विंग कमांडर पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो पूरे देश की एक ही आवाज थी, अभिनंदन के लिए पता नहीं किस तरह पोस्टें चल रही थी। लेकिन आज हमारे ही देश में हमारे कभी सेना के अधिकारी, कभी सेना के जवान, कभी जेसीओ मार खा रहे हैं, लेकिन देश की किसी भी मीडिया की कलम कुछ नहीं लिख रही है। क्या देश मुर्दा हो चुका है पूरा? यहां देश की बात तो हम करेंगे कि देश में क्या चल रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप कहां तक बढ़ गई है, लेकिन सेना के अधिकारी मौन क्यों हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारे सीडीएस साहब बस लेटर जारी करते हैं कि इसके बाद एक्शन करेंगे, इसके बाद हम ये कर देंगे, एसओपी बना दी, सब कुछ बना दो। जब तक लठ का जोर नहीं दिखाओगे, टिट फॉर टैट नहीं करोगे, यूं ही पिटते रहोगे। आर्मी के अधिकारी पिट चुके हैं, एयरफोर्स का भी नंबर आ गया है, अभी नेवी के अफसर। भैया कहीं भी बाहर जाते हो तो ध्यान से जाओ, या तो गांधी जी की तरह चुपचाप पिट कर आ जाओ। फिर कह रहा हूं, एक्शन की जरूरत है हमारे देश को, लेकिन सब मौन है। और इस मौन का कारण क्या हुआ? जब शुरू में जवान पिटते रहे तो ये अधिकारी चुप रहे, फिर अधिकारियों का नंबर आ गया तो उसमें भी कर्नल बाट पटियाला में ऑन ड्यूटी सेवारत कर्नल को 12 पुलिस वालों ने मारा। ये जी इन्फेंट्री के नहीं थे, किसी बटालियन की कमांड नहीं कर रहे थे। इस तरह के बीच बचाव करके और अपना सबने पल्ला झाड़ लिया। सेना एक्शन करेगी, सेना ने कॉन्फ्रेंस कर दिया, लेकिन किया क्या? आज भी वो केस जीरो है। एसआईटी का एक उठाकर वहां से चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी गई। चंडीगढ़ पुलिस के एसपी जो जांच कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा बयान दिया। शर्मनाक बयान दिया है उन्होंने ये चीजें कही हैं कि दोनों ऑफ ड्यूटी पर थे, कर्नल साहब भी और पुलिस भी, इसलिए इस मामले को पुलिस बनाम सेना नहीं बनाए। मैं पूछना चाहता हूं, यही कोई एसएसपी या एसपी पिट जाता, अब तक उन पुलिस वालों की तुम वर्दी उतार चुके होते, तब तो तुम नहीं कहते, तब तुम इसको बनाते जवान वर्सेज अफसर, और तुरंत उन जवानों पर कार्रवाई कर लेते। शर्म आनी चाहिए आपको। सेना के अधिकारी लीव पर है, जबकि रक्षा मंत्रालय और सब चीजें लिखी हुई हैं कि सोल्जर इज नेवर ड्यूटी ऑफ। अगर वो छुट्टी पर भी है तो ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि ये एसपी आपको न्याय दिलाएंगे? कहीं न्याय नहीं मिलेगा जब तक सेना एक्शन नहीं लेगी, जब तक ये झूठे। अभी टोल पर एक जेसीओ साहब पिटते हैं तो वो निकाल देते हैं कि जी हमने जुर्माना लगाने के लिए कह दिया फलाना। मतलब मार खाकर तुम 1 लाख रुपए जुर्माना लेकर अपने आप को बहुत बड़े वो समझ रहे हो। फिर हमारे कुछ यूट्यूब पर इस तरह की सब ये निकल गया, एसओपी निकल गई, सेना ने कमाल कर दिया। क्या घंटा कमाल कर दिया? लेकिन हमारे खुद के लोग ही
बस वही वीडियो शेयर कर रहे हैं, हमारे पास भी भेज रहे हैं। मार खाने के काम हम खुद कर रहे हैं। एक ही चैनल था जो खुला बोलता था और इनकी चीजें सीधी करता था, लेकिन उनका क्या किया आपने? उस चैनल को खुद ही बंद करवा दिया हमारे अधिकारियों ने। और हमारे जवानों ने कितना मेरा साथ दिया। मेरे पास समस्या भेजने के लिए तो कॉल पर कॉल कर रहे हैं, ये कर लो, लेकिन मैं उस चैनल को खुलाने के लिए, क्या मेरा अकेले का चैनल था? आप सबके लिए, जवानों के लिए और न्याय के लिए चैनल था, लेकिन चैनल बंद हो गया। मुझे ही पता है कितने लोगों ने साथ दिया। मैं चाहता था जब तक आपके अंदर वो डर नहीं निकलेगा, जब तक आप अपने हकों के लिए नहीं लड़ोगे, आपको कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। आज रविंद्र फौजी के ऊपर कार्रवाई का नाम सुनकर सबको सांप सूंघ चुका है। आपकी किसी भी सोसाइटी ने किसी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्रालय को लेटर लिखा? सब चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको तो पता है रविंद्र फौजी का कद बढ़ रहा था, तो उनके कद छोटे हो रहे थे। वो आपस में लड़ लड़कर मैं बड़ा उसमें जा रहे हैं। अरे मेरी तरफ से तो तुम सब बड़े हो। और मैंने तो हमेशा ही कहा है जवानों की अपने निजी नजदीकी सोसाइटियों से जुड़ो, जितने भी आपके वो बने हुए हैं संगठन, उनसे मिलते जुलते रहो। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। जब पिट जाते हैं फिर सोशल मीडिया याद आता है, फिर रविंद्र फौजी याद आता है या संगठन याद आते हैं। फिर कहोगे आपकी रविंद्र फौजी इस तरह की, तो रविंद्र फौजी तो ठोस और सही ही बात बोलता है। रविंद्र फौजी की आवाज ऐसे ही रहेगी, जिसको जो करना है कर ले। लेकिन जब तक हमारे उच्च अधिकारी चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, इसी तरह हमारा कल फिर किसी का नंबर आएगा। आगे साहब ने अपना वीडियो बताया है, आपको मोटा सा बता देता हूं कि साहब, इनके फादर कोलकाता में बीमार थे, उनसे मिलने जा रहे थे। इनकी मैडम इनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी, और रास्ते में क्या बात हुई वो आगे वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन बाइक से कुछ लोग आए और इनसे झगड़ा शुरू कर दिया। ये उतर कर बात करे तो सीधे इनके चाबी यहां मार दी, पूरा खून, एक पत्थर मारा, पूरा खून ही खून। वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूं। अगर आप लोगों में शर्म है, कुछ नहीं कर सकते, देशवासियों को कहना चाहता हूं, वीडियो तो शेयर कर दो। जिस तरह अभिनंदन के लिए न्याय मांगा था, इनके लिए न्याय नहीं मांगोगे क्या? आए दिन हमारे कितने स्क्वाड्रन का लीडर, कितने ही हमारे विंग कमांडर, जब कोई हादसा हो जाता है तो पूरा देश उनके साथ हो जाता है। लेकिन कोई मार खा रहा है अधिकारी, जवान, किसी के मुंह में आवाज नहीं निकल रही। खासकर ये राजनेता मुंह में दही जमाए बैठे हैं, सिर्फ अपनी लूट खसोट पुलिस के साथ साठगांठ में है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। कह रहे हैं अगली बार ये कर देंगे, हर बार पिटकर यही शब्द अपनाते हो, कब तक चलेगा ये? मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने उस चैनल के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं कि वो चैनल मेरा दोबारा रीओपन हो जाए, ताकि मैं मेरी ताकत को फिर आप लोगों के साथ जोड़कर उसी रफ्तार से काम करें। वो मेरी 7 साल की मेहनत थी, और आप लोगों ने 7 दिन में साथ छोड़कर सबने पल्ला झाड़ लिया। अभी फिर कह रहा हूं, मैं 4 दिन से बिहार में गया था, कोई प्रोग्राम था। ये कॉल मत करो भाई साहब, बार बार कोई मैं काट रहा हूं तो कोई समझो कुछ काम कर रहा हूँ। 4 दिन में बिहार गया था, आज मैं 1 दिन के लिए घर आया हूं। उसके बाद मैं फिर कहीं और 3-4 दिन के लिए जाऊंगा। छोटे समस्या खुद हल करना सीखो। रविंद्र फौजी को कल पता नहीं क्या कर दिया जाएगा। अभी तो चैनल ही बंद किया है। वो FIR का मैं जिक्र आपको कर ही चुका हूं, उसका भी मैं जल्दी खुलासा करूंगा कि आगे क्या होगा। रविंद्र फौजी के साथ कब क्या हो जाए, मेरा काम था आपको जगाना। नहीं जगोगे तो भुगतोगे। रविंद्र फौजी तो जहां भी रहेगा शेर की तरह से ही दौड़ेगा। आप भी अगर शेर हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो भैया चैनल से जुड़ो, चैनल की संख्या बढ़ाओ। और हम हमेशा कहते हैं इसके लिए टीम होनी चाहिए, लेकिन उस टीम में जुड़ने की बारी आती है और लड़ने की बारी आती है तो सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। जिसको जुड़ना है, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अपना गांव नाम लिखो, और याद रखो, नाम गांव लिखा दिए। हमने बिहार में इतने लोगों से बात की, सर आज तो मैं यहाँ हूं, मैं तो नाम ही भूल गया आपका। फिर जुड़ने से मतलब क्या है? जुड़े हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जुड़े हो। तो सबसे पहले एक तो फिर कहता हूं कि कोई भी टीम के लिए तन मन धन की जरूरत होती है, और जो बंदा अगर महीने में 100 रुपए भी खर्च करेगा तो उसको पता है रविंद्र फौजी क्या कर रहा है, वही साथ देगा। बाकी झूठे जयकारे वाले को तो फोन करोगे तो बोलेंगे आज मैं हूं ही नहीं। तो जिसको भी सबसे पहले जुड़ना है, यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आप साथ दोगे तो हम एक मजबूत संगठन भी बना सकते हैं, अपने चैनल को भी बचा सकते हैं। और नहीं तो ये जयकारे से काम चलेगा नहीं। छोटी मोटी समस्या को खुद अभी हैंडल करो, और अगर हमें मजबूती करना चाहते हो तो भैया तन मन धन से मदद करो। मदद करनी नहीं, अपनी समस्या, मेरा सर ये छोटा, ये रह गया, वो हो गया, ये मैंने कह दिया था कि भैया अभी मैं कुछ दिन के लिए उस चैनल के लिए मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत में मेरे को काम कर लेने दो। लेकिन जब जब मैंने बड़ा काम करने की सोची, जब तक इनके छोटे छोटे कामों के लिए इनको वो ही नहीं है। ये नहीं सोच रहे हैं सर
आपका चैनल बंद हो गया, हम उससे जुड़ गए, लेकिन जुड़ने के बाद दूसरों को जोड़ना, रविंद्र फौजी जोड़ता रहेगा क्या, चैनल को शेयर करना। आज 4 तारीख को हमने वो चैनल बनाया था, 2 चैनल एक्स्ट्रा मैं बना चुका हूं, लेकिन उनकी संख्या 10,000 तक पार नहीं हुई है। मैं क्या समझू कितने लोग मेरे साथ हैं। उस 10,000 में से भी 100 छोड़ो, अब सॉरी 1000 आदमी भी ऐसे नहीं है जिन्होंने कि भाई हाँ सहायता की हो कि हम बड़े वकील करके इसके साथ लड़ाई लड़े। फिर रविंद्र फौजी अपने स्तर से कुछ करेगा तो बोलेगा सर आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। रविंद्र फौजी कोई टाटा बिरला है या बहुत बड़ा शेर है। उन लोगों को साफ साफ पता है कि इनकी सिर्फ एक ही मजबूरी है, पेंशन बंद करो, चैनल बंद कर दो, जेल की धमकी दो या अपना आप चुप बैठ जाएंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई कोई आपके खिलाफ नहीं थी, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी, अत्याचार के खिलाफ थी, ये बाहर हो रहे इन ऐसे कामों के खिलाफ थी। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत से अच्छे अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई आपका काम ठीक था, कुछ चीजें चेंजमेंट करो, फलाना करो, लेकिन करें क्या जब आपने हमारे ऊपर बिल्कुल ही तलवार गर्दन पर लगाकर आप बोल रहे हो ये करो। तो अब तो वही एक शेर जख्मी हो गया, तो उससे भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, झुकेगा नहीं। अब फिर कह रहा हूं आप लोगों को, साथ दे सकते हो तो साथ दो, नहीं तो कम से कम हमें इस तरह कॉल कर करके फालतू की चीजों पर डिस्टर्ब तो मत करो, हमें अपना काम तो करने दो। मैं तो फिर कह रहा हूं उन लोगों का धन्यवाद देकर कि आज तक मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की थी, आज तक मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किए थे। 4 दिन मैंने कोई वीडियो डाल दी है अपने सोशल मीडिया पर, तो उसमें भी वो कुत्तों की आदत भोंगने की उसमें भी लिख रहे हैं। कल मैं अपने कोई बताया था, हमारे कोई सुबदार मेजर थे, उनके बच्चे की शादी के प्रोग्राम में बैठा था, तो वहां भी एक कुत्ता भोंग कर लिख रहा था कि यूट्यूब के और इनके पैसे से शराब पी रहा है। अरे वो भैया उतरा, वो फिर मेरे से कुछ निकल जाएगी, उनकी पार्टी थी, खर्चा वो करे थे, मेरे को तो इन्वाइट किया था, मैं गया था। तो वही बात है कि उन चुनौतियों से तो लड़ेंगे, लेकिन अपने ही चूतिया और चमचों से कैसे लड़ेंगे। अरे भैया तुमने जो किया तुम खुश रहो, लेकिन अब हम खुशी का वीडियो डाल रहे हैं तो भी तुम्हारे को मिर्ची लग रही है। और इसीलिए मैंने डाला था कि इस समय हमें उनका अंदाजा तो लगे कि कितने चमचे हैं। तो उन चमचों की छोड़ो, मैं टाइम भी खराब नहीं करना चाहता। मैं मेरा टाइम इस समय मेरे को महीना जो भी लगता है इस चैनल के लिए, वो चैनल नहीं होता तो दूसरे चैनल को बढ़ाने के लिए, इसमें जो मेरा साथ दे सकता है वो साथ आओ, और नहीं तो बाकी लोग थोड़े दिन कुछ नहीं कर सकते तो शांत रहो भैया, कम से कम टांग मत खींचो। बाकी ये साहब का आगे का वीडियो देखे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, चाहे सेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, नेवी, सब जवान जैसे अधिकारी मिलकर रहोगे तो किसी को औकात नहीं कि आपको मारे। नहीं तो हर देश में अब आप एक सॉफ्ट टारगेट हो चुके हो और लोग आपको मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आप सहमत हो तो वीडियो शेयर करो, चैनल से जुड़ो, नहीं तो अपने नंबर का इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Good morning, and I'm right now in the airport. You must be knowing what has happened in the morning, so I'll just narrate the entire incident so that everything is clear. So in the morning, I had a flight to catch. I'm going to Calcutta today for admitting my father to hospital. He has some surgery to be done. So my wife Madhumita was driving me at around morning 6:30 to drop me to the bus stop. And near Gopalan Grand Mall, just near C.V. Raman Nagar, suddenly from the right one bike comes and stops in front of our car. So I'll share the dashcam video also, and it will be available in CCTV. He comes in front of our car, parks his bike, and thereafter wearing a helmet, keys in his hand, comes in front of our car and starts saying you DRDO people and something in Kannada. So my wife was driving, so he saw that and came towards my side. And then started arguing, and suddenly, all of a sudden, he punched me with his key. I didn't realize what had happened. I tried to open the door and come outside. I threw him away, and thereafter, just to exit from that area, I rushed to the bike, took the bike and threw it away on the side, and was coming back to the car just to sit and exit the area. And suddenly he came with something and started hitting me again. Finally, he was taking a stone and trying to break the glass of my car. I stopped him. Using the same stone, he hit me on my head. The shocking thing is that the local people, the Kannada people there, everybody was watching. They were aged people who were only telling the person who had done the crime that he was wrong, get away from here. But the other locals, they were supporting him. They were holding my hand. That guy even bit me in my finger. He bit me in my finger. It's atrocious. If I had the capacity, I could have done anything to him. I was larger in size, larger in power.
But he came, shocking because he came prepared. He had a keys in his hand, wearing a helmet, and he wanted to aggravate the situation. And God knows what would have happened if my wife was there alone. I'm very worried now that my wife and my kid are there alone. This happened in the heart of the city in DRDO area. So I think something will be done by all the authorities within the correct legal measures. I have the vehicle number of that person, and I hope all the things. I have lost so many things. The locals, I don't know, one of my phones and one of my keys. I'll check, but that's not the main thing. Main thing is my wife and kid who are there alone in